प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के बारे में। लेकिन हम भारत के संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के बारे में चर्चा शुरू करें उससे पहले हमारे लिए बेहतर है कि हम पहले ये जानें कि मूल अधिकार किसे कहते हैं, क्या है मूल अधिकार। हेराल्ड लॉस्की ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में अधिकार को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिकार जो है वो सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति पूर्ण आत्म विकास की आशा नहीं कर सकता। यानी हर व्यक्ति जो है वह अपना विकास करना चाहता है, अपने चरम विकास को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके विकास के इस मार्ग में बहुत सारी बाह्य बाधाएं होती है। उन बाधाओं का अंत करे बिना व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। हम इस बात को बहुत सरल शब्दों में यूँ समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? जिंदा रहना, जीवित रहना। लेकिन जीवित रहने के लिए कुछ परिस्थितियाँ ज़रूरी है। उनके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। जैसे सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि उसे खाना मिले, भोजन मिले। लेकिन भोजन कब मिलेगा? भोजन तब मिलेगा जब उसके पास उत्पादन के साधन होंगे, आय के साधन होंगे, तब वह उसके पास पर्याप्त संसाधन होंगे, तब वह भोजन की प्राप्ति कर सकेगा, जीवित रह सकेगा। इसी तरीके से उसे मौसमों की मार से बचने के लिए मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए। ये सारी उसकी ज़िंदा रहने की मूलभूत आवश्यक परिस्थितियाँ होती है। और ये परिस्थितियाँ पूर्ण हो जाती है उसके बाद भी ये कहा गया कि साहब जीने का मतलब केवल सांस लेना ही नहीं है कि हमें श्वास आ रही है और हम जीवित हैं, यही पर्याप्त नहीं है। जीवित रहने का मतलब है आत्मसम्मानपूर्ण मानवीय जीवन। और यह आत्मसम्मानपूर्ण मानवीय जीवन फिर कुछ दशाओं पर निर्भर करता है। अगर हमें आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जीना है तो हमारे पास इतने संसाधन होने चाहिए, या हमारे पास कमाई के इतने साधन होने चाहिए कि हम आत्मनिर्भर हो सकें। हम एक सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो हम समाज में एक अपने स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं, एक स्टेटस को प्राप्त करना चाहते हैं। और उस स्टेटस को प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग कर सकें। लेकिन उन क्षमताओं का प्रयोग करने के लिए हमें अवसर मिलने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप में से कोई अच्छा खेलता है तो अच्छा खेलना पर्याप्त नहीं है। उस अच्छे खेलने के लिए जो अच्छा ग्राउंड है, जो अच्छे उपकरण हैं खेल के, जो अच्छी परिस्थितियां हैं खेलने के लिए, वो होना ज़रूरी है। तो मेरा मतलब आप समझे होंगे कि अधिकार जो है वो किसी भी सामाजिक जीवन में वो आवश्यक परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, और जीवित रह भी ले तो वो पूर्ण आत्म विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उन सारी परिस्थितियों की उपस्थिति जिसमें रहकर हम अपने चरम विकास को प्राप्त कर सकते हैं, उन परिस्थितियों की उपस्थिति को ही अधिकार कहा जाता है। जब इन अधिकारों को व्यक्ति के इन अधिकारों को मूलभूत मानते हुए, मूलभूत मतलब फंडामेंटल मानते हुए कि भाई इनके बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, उनको मूलभूत मानते हुए राज्य संविधान के अंतर्गत इन अधिकारों की गारंटी देता है, तो उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। यानी मूल अधिकारों के लिए आवश्यक शर्त है कि उन्हें राज्य स्वीकार करे और एक लिखित संविधान के अंतर्गत उन अधिकारों की गारंटी उन्हें अपने नागरिकों को प्रदान करे। मूल अधिकारों के लक्षण क्या है? इन परिभाषाओं के आधार पर हम देखें तो मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए नितांत आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, मूल अधिकार हमेशा संविधान के अंतर्गत लेखबद्ध होते हैं। ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को दी गई वो सुरक्षाएं जो संविधान में लिखित होती हैं। ये एक तरह का एग्रीमेंट है स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में, व्यक्ति और राज्य के बीच का एक तरह का समझौता है जिसमें व्यक्ति राज्य से
सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इन अधिकारों की लिखित गारंटी चाहता है और यह लिखित गारंटी संविधान के द्वारा दी जाती है। यह इसलिए यह राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त कानूनी या वैधानिक सुरक्षाएं हैं। इस रूप में वैधानिक सुरक्षाएं हैं कि अगर राज्य आपको ये सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान नहीं करता है या उसके इन अधिकारों का उल्लंघन राज्य या किसी संस्था के द्वारा होता है, तो व्यक्ति उसके विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्राप्त कर सकता है, न्यायालय जा सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है। ये जो मूल अधिकार होते हैं राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं। ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। एक तरफ राज्य की सत्ता है, राज्य के आदेश है, राज्य के कानून है जो व्यवस्था स्थापित करने के लिए व्यक्ति को नियंत्रित करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ व्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन में विकास करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए वो आज़ादी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। और दूसरी तरफ राज्य के जो कानून हैं, जो राज्य की सत्ता है, वो उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, वो इन दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वो ऐसे कि जो व्यक्ति के ये मूल अधिकार हैं, ये एक तरफ तो व्यक्ति को आज़ादी देते हैं, व्यक्ति को कुछ सुविधाएं देते हैं, व्यक्ति को कुछ अधिकार देते हैं, और दूसरी तरफ ये राज्य की सत्ता को एक सीमा में बांध देते हैं कि इन सीमाओं तक आप व्यक्ति के इन अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उसके जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इस सीमा के बाहर, मूल अधिकारों की सीमा के बाहर राज्य व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित कर सकता है या उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो वह एक सीमा रेखा का निर्धारण मूल अधिकार कर देते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अधिकारों में या उसकी स्वतंत्रताओं में राज्य कहाँ तक हस्तक्षेप कर सकता है, कहाँ तक वो इंटरफेयर कर सकता है। साधारण परिस्थितियों में राज्य मूल अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मूल अधिकारों की बाहर हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन वह मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता या उनका अतिक्रमण नहीं कर सकता। फिर फंडामेंटल राइट्स सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होते हैं, ये किसी विशेष नागरिकों को प्राप्त नहीं होते, ये सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। और इन को न्यायिक संरक्षण, जैसा मैंने कहा, न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है, और ये न्यायिक संरक्षण जो है वो इस तरीके से प्राप्त होता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन राज्य द्वारा या किसी भी सरकार की संस्था के द्वारा, एजेंसी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो व्यक्ति अपने इन मूल अधिकारों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। वह न्यायालय में वाद दायर कर सकता है, केस दर्ज करा सकता है। अब जो मूल अधिकार है और जो साधारण अधिकार है उनमें कुछ अंतर होते हैं, उनमें फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है कि पहला फ़र्क ये है क्योंकि इन मूल अधिकारों के अतिरिक्त भी कई अधिकार होते हैं जो हो सकता है संविधान में लिखे हुए नहीं हो, लेकिन कुछ निश्चित कानूनों के द्वारा राज्य समय समय पर अपने नागरिकों को कुछ और साधारण अधिकार भी प्रदान करता है। इनमें अंतर क्या है? मूल अधिकार जो होते हैं वो संविधान में उल्लिखित होते हैं, संविधान में लिखे हुए होते हैं, जबकि सामान्य अधिकार जो है वह संविधान में लिखित नहीं होते, उन्हें संसद समय समय पर भिन्न भिन्न कानून बना करके निर्मित करती है, बनाती है। जैसे मान लीजिए मैं इस बात को यूँ कहूँ कि जैसे राज्य किसी विशेष समय में अपने नागरिकों को कहीं आवागमन की छूट देती है या किसी और चीज़ की छूट देती है और उसके लिए कानून बनाती है, तो वो साधारण अधिकार है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होंगे वो होंगे जो संविधान में लिखे गए हैं, उनका उल्लेख संविधान में किया गया है। चूँकि मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया जाता है, इसलिए मूल अधिकारों के साथ दूसरी बात ये जुड़ी हुई होती है कि उनमें संशोधन
जो है वो संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ही किया जा सकता है, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा ही मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है जिससे हम मूल अधिकारों को कम या ज़्यादा कर सकें या उनमें संशोधन कर सकें। लेकिन सामान्य अधिकार में अगर आपको संशोधन करना हो, उनको समाप्त करना हो या बदलना हो या उनको कम या ज़्यादा करना हो, तो ये सामान्य अधिकारों में परिवर्तन संसद में बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। मूल अधिकार जो हैं वह राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों का निर्धारण करते हैं, जबकि सामान्य अधिकार जो हैं वो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंधों का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या स्टेट हमको ये अधिकार देता है कि एक व्यक्ति 2 प्रॉपर्टी खरीद सकता है या 3 प्रॉपर्टी खरीद सकता है, 3 जगह ज़मीनें ले सकता है या 4 जगह ज़मीनें ले सकता है, ये अधिकार देता है। तो ये अधिकार सामान्य अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट दूसरा होगा। फंडामेंटल राइट जो है वो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में रिलेशन, ये हमें राज्य की सत्ता के विरुद्ध हमारे अधिकार हैं, तो ये राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों का निर्धारण करते हैं। लेकिन जो सामान्य अधिकार है वो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंधों का निर्धारण करते हैं। फिर मूल अधिकार जो है वो न्यायालय के द्वारा संरक्षित होते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 जो है वो मूल अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्रदान करती है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। उसके अंतर्गत संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। लेकिन सामान्य अधिकार में भी न्यायालय जाया जा सकता है सामान्य अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी, लेकिन अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसे संवैधानिक उपचार प्राप्त नहीं होता है। अब कई लोग मूल अधिकार और मानव अधिकारों को भी एक समझ लेते हैं क्योंकि एक जैसे वो होते हैं, लेकिन इनमें भी एक कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस है, कुछ मूल अंतर है। मूल अधिकार जो होते हैं वो राज्य के नागरिक होने के कारण आपको प्राप्त होते हैं। जैसे भारत के संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार हैं उसमें दोनों तरह के अधिकार हैं, कुछ तो सबको प्राप्त हैं और कुछ केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। तो ये भारत के नागरिक होने के कारण से भारत के संविधान में उल्लिखित फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार हमको मिलते हैं। तो मूल अधिकार किसी राज्य का नागरिक होने के कारण आपको मिल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट इंडिया में आपको मिल रहा है वही फंडामेंटल राइट आपको अमेरिका में भी मिले। वो तभी मिलेगा जब आप अमेरिका के नागरिक बन जाते हैं, तो वो भी वही अधिकार मिलेंगे जो अमेरिका का संविधान दे रहा है। तो भारत में वही अधिकार मिलेंगे जो भारत का संविधान दे रहा है, अमेरिका में वही अधिकार मिलेंगे जो अमेरिका का संविधान दे रहा है, फ्रांस में चले जाएं तो फ्रांस में वही अधिकार मिलेंगे जो फ्रांस का संविधान दे रहा है। यानी किसी देश का संविधान अपने नागरिकों को जो अधिकार देता है वह फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन मानव अधिकार जो है वो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ, किसी भी हिस्से में चले जाएँ, वह सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त है। जैसे और अधिकांश राज्य के लिए ये ज़रूरी होता है कि वह उनको प्राप्त करे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे जिंदा रहना, जीवित रहने का अधिकार, ये एक मानव अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, के होने के साथ साथ ह्यूमन राइट्स भी है। तो जो ह्यूमन राइट्स है, अब ये जीवित रहने का अधिकार, आप किसी भी देश में चल जाए, हर सरकार का ये फ़र्ज़ है कि वह व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार का जो है बचाव करे, संरक्षण करे, केवल उन परिस्थितियों में जबकि वो किसी कानून का उल्लंघन, ऐसे कानून का उल्लंघन करता है जिसमें किसी देश के अंतर्गत मृत्यु दंड की सज़ा हो, तो वो एक अलग बात होती है। अन्यथा प्रत्येक राज्य में, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हमें जीवित रहने का अधिकार है, और वह इसलिए है क्योंकि वह ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है। फिर मूल अधिकार संविधान के द्वारा लिखित और न्यायालय के द्वारा संरक्षित होते हैं। मानव अधिकार संविधान में लिखा गया हो या ना हो, ये माना गया है यूएनओ के ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के अनुसार कि ये सभी मनुष्यों को प्राप्त होनी चाहिए, और हर देश का ये कर्तव्य है कि न केवल वह अपने नागरिकों को बल्कि गैर नागरिकों को, वो जो उसके नागरिक नहीं हैं लेकिन उसकी सीमा में किसी कारण से रह रहे हैं, उन लोगों को भी वह
ह्यूमन राइट्स प्राप्त होने चाहिए, उनकी व्यवस्था उसे करनी चाहिए। मूल अधिकारों का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, सार्वभौमिक है, जबकि मानव अधिकारों का जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। मानव अधिकार हमें नेचर से मिले हैं, हमारे अपने जीवन के साथ मिले हैं, लेकिन मूल अधिकार जो हैं वो भी सार्वभौमिक होते हैं। ये कुछ अंतर मूल अधिकार और मानव अधिकारों में होते हैं। अब हम भारत के अंदर जो हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत उसकी बात करते हैं। पहले हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को टटोलने का प्रयास करते हैं कि ये भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हमें मिले हैं उसकी बात कहाँ से शुरू होती है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार अपने आप में एक आधुनिक धारणा है। ये लोकतंत्र जब दुनिया में आया और जब धर्म सुधार आंदोलन हुए यूरोप में, और उसमें व्यक्ति को ये कहा गया व्यक्ति के बारे में कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और वह स्वयं अपने उचित अनुचित का फैसला कर सकता है, वह स्वयं अपने शासक का निर्वाचन कर सकता है, तब यहाँ से व्यक्ति की आज़ादी की बात शुरू हुई, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात शुरू हुई, और व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्ति के अधिकारों की बात शुरू हुई। तो इस तरह 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप में मनुष्य के अधिकारों की, मूल अधिकारों की बात होने लगी। और उसके बाद फ्रांस में 1789 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, लगभग इसी समय 1770 के आसपास जब अमेरिका में संविधान बना, तो वहाँ पर वहाँ के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स देने के लिए डिक्लेरेशन हुए, घोषणा पत्र जारी किए गए। भारत में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उस समय राजा राम मोहन राय, जिन्हें हम भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं, नवजागरण का अग्रदूत कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति के अधिकारों की बात की और ख़ासकर उन्होंने प्रेस की आज़ादी की मांग की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की बात राजा राम मोहन राय ने की। 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक राष्ट्र को जन्म देते हैं और उसे मजबूत करते हैं। इसलिए अगर हमें लोकतांत्रिक स्वतंत्रता देनी है, जनता को लोकतांत्रिक आज़ादी देनी है, तो प्रेस को आज़ादी देनी होगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी देनी होगी। 1918 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में नागरिकों के अधिकारों को, भारतीय नागरिकों के अधिकारों की मांग ब्रिटिश शासन से की गई। 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पर चर्चा करते हुए संसद के अंदर 7 अधिकारों की मांग की भारतीय नागरिकों के लिए, और वो 7 अधिकार थे। दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन की आज़ादी, इस देह की स्वतंत्रता। दूसरा, विचार व्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता पूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता। ऐसे 7 अधिकारों की मांग एनी बेसेंट ने की। 1928 में जब पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी भारत का संविधान बनाने के लिए, और उसने जो रिपोर्ट दी जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया, उसमें भी ये कहा गया कि भारतीय नागरिकों को के लिए मूल अधिकार होने चाहिए, और वो मूल अधिकार इस तरह से सुनिश्चित किए जाए कि उन्हें किसी भी सूरत में वापस नहीं लेना पड़े, यानी वह राज्य के प्रति अनिवार्य होनी चाहिए, कंपल्सन उनका होना चाहिए, कंपल्सरी होनी चाहिए। 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें पहली बार विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, और उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव, स्वतंत्र अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा गारंटी जैसे अधिकारों की मांग की गई। 1935 में जो भारत परिषद अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आया, उसमें भी कतिपय नागरिक अधिकारों को मान्यता दी गई, लेकिन वो संविधान में सम्मिलित नहीं करके, उस एक्ट में सम्मिलित नहीं करके उसको अलग अधिकार पत्र के रूप में रखा गया। 1945 में मूल अधिकारों को या नागरिक अधिकारों को लेकर के एक समिति बनाई गई सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में, जिसे सप्रू समिति कहा जाता है। इस सप्रू समिति ने व्यक्ति के या नागरिकों के अधिकारों को 2 भागों में बांटा, वाद योग्य और वाद अयोग्य। वाद योग्य का अधिकार था व्यक्ति के वे अधिकार जो उसे मिलने ही मिलने चाहिए,
जो राज्य के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, और अगर राज्य अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान नहीं करता है या उन अधिकारों का अतिक्रमण अगर राज्य करता है, तो नागरिकों को यह अधिकार होगा कि वह इसके विरुद्ध न्यायालय में जा सके, न्यायालय में वाद दायर कर सके, केस दायर कर सके स्टेट के खिलाफ, राज्य के खिलाफ। और दूसरे जो अधिकार माने गए वो वाद अयोग्य, वो थे जो राज्य के लिए ऐच्छिक हैं। वो व्यक्ति के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन ये राज्य की इच्छा पे निर्भर है कि वह अपने नागरिकों को वो अधिकार दे या ना दे। अगर राज्य उन अधिकारों को नहीं देता है या उनका अतिक्रमण करता है, तो व्यक्ति के पास ये चारा नहीं होता कि वह उनको लेकर के न्यायालय में जा सके। तो ये दो तरह के अधिकार उनकी बात तेज बहादुर सप्रू समिति ने की। वाद योग्य यानी वे अधिकार जो व्यक्ति के लिए अनिवार्य हैं और राज्य के लिए अनिवार्य है कि वह अपने सभी नागरिकों को उन्हें प्रदान करे। अगर वह ऐसा नहीं करता है या उनका अतिक्रमण करता है, तो न्यायालय की शरण नागरिक ले सकता है। दूसरे राज्य के लिए ऐच्छिक थे वे अधिकार जिन्हें राज्य की इच्छा पे छोड़ा गया कि वह चाहे तो अपने नागरिकों को दे या ना दे। इनके उल्लंघन पर किसी तरह का वाद दायर करने का अधिकार व्यक्ति को नहीं होता। ये वाद अयोग्य अधिकार थे। जो वाद योग्य अधिकार थे वो बाद में जब भारत का संविधान बना तो भाग 3 में मूल अधिकारों के रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में सम्मिलित किए गए। और जो वाद अयोग्य अधिकार थे उनको बाद में जो हमारा संविधान का भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों के रूप में उन्हें सम्मिलित किया गया। तेज बहादुर सप्रू समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि यद्यपि इंग्लैंड में मूल अधिकार असंगत हो सकते हैं और ये ब्रिटिश संविधान के इस आधारभूत सिद्धांत के साथ बेमेल हो सकते हैं कि मूल अधिकार संसद की सर्वोच्चता के साथ असंयोज्य हैं, फिर भी भारत की परिस्थितियों में हम इससे भिन्न मत रखते हैं कि मूल अधिकार की रचना आवश्यक है, न केवल अल्पसंख्यकों को गारंटी व सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए, बल्कि व्यवस्थापिका सरकार व न्याय के संचालन का पैमाना तय करने के लिए भी। इंग्लैंड के अंदर फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है, इसलिए वहाँ पर अलग से कोई मूल अधिकार नहीं दिए गए हैं। मैग्ना कार्टा की शक्ल में जो पहले वहाँ इतिहास में आए वही मूल अधिकार माने गए हैं। तो वे तेज बहादुर सप्रू समिति की रिपोर्ट में ये कहा गया कि हो सकता है कि इंग्लैंड की परिस्थितियों में फंडामेंटल राइट्स जरूरी ना हो, लेकिन और वहाँ की संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत के साथ संयोजन नहीं होते हों, लेकिन भारत में फेडरल स्ट्रक्चर को हमने अपनाया है। एक तो संघीय व्यवस्था को अपनाया है, दूसरा हमारे यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ भी एक बड़ी संख्या में है। तो माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए और उसको सुनिश्चित करने के लिए, और साथ ही साथ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्या क्या अधिकार होंगे, उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, वो कहाँ तक व्यक्ति के अधिकारों के अंदर हस्तक्षेप कर सकते हैं, कहाँ तक वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये पैमाना तय करने के लिए फंडामेंटल राइट्स होना बहुत ज़रूरी है। 1946 में फिर कैबिनेट मिशन जब आया तो उसने जिसके अंतर्गत भारत के संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसने भी ये सुझाव दिया कि नागरिकों के लिए एक अलग से अधिकार पत्र रखा जाना चाहिए। 1946 में 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा तो उसमें भी उन्होंने मूल अधिकारों की बात की। परिच्छेद 5 अगर आप उस उद्देश्य प्रस्ताव का पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई, पद, अवसर एवं कानून के समक्ष समानता के अधिकार की बात की गई, विचार और विचारों की अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता की बात की गई, अधिकार की बात की गई, विश्वास, धर्म, निष्ठा और ईश्वर उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई। इसी तरह व्यवसाय की, संगठन बनाने की और कार्य करने की स्वतंत्रता की बात उद्देश्य प्रस्ताव में की गई। फिर पंडित नेहरू की अध्यक्षता में मूल अधिकारों को लेकर के एक उपसमिति संविधान सभा में बनाई गई, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को लेकर, व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर, नागरिक अधिकारों को लेकर के, सामान्य अधिकारों को लेकर के लंबी चौड़ी चर्चा हुई। उस उपसमिति में कुल 11 दिन तक फंडामेंटल राइट्स को लेकर चर्चा हुई। फिर वो सलाहकार समिति में 2 दिन तक उस पर चर्चा हुई, और संविधान सभा में जब इन फंडामेंटल राइट्स को रखा गया तो 25 दिन तक जो है
फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा हुई। तो एक बहुत लंबी चर्चा हुई जिसमें इस तरह कुल 38 दिन तक मूल अधिकारों पर चर्चा हुई और अधिकार पत्र बनाया गया जो भारत के संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया। अब ये भारत के भाग 3 में सम्मिलित फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्या क्या उनकी सीमाएं हैं, क्या उनकी नेचर है, इसके ऊपर हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू।